हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी हुई थी और साथ में उनके जो दो दोस्त थे सुखदेव और राजगुरु उनको भी फांसी पे चढ़ाया गया था, तीनों को साथ ही। फिर इसी में अगर आगे घटना देखते हैं तो 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो 1929 के उस टाइम पीरियड से लेकर 23 मार्च 1931 के आएंगे, चूंकि तीनों को फांसी शाम में चढ़ाया गया था। उसके बीच में भगत सिंह ने बहुत से महापुरुषों का किताब को पढ़ा और उसे आत्मसात किया और अपने विचारों को उन्होंने एक नोटबुक में लिखा, जिसको जेल डायरी का नाम दिया गया। और जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया, उसके बाद उस नोटबुक को, यानी कि उस जेल डायरी में जो लिखे उस बुक को उनके पिता सरदार किशन सिंह को दे दिया गया। और जब किशन सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद किशन सिंह अपने पुत्र श्री कुलबीर सिंह को दे दिया। और जब कुलबीर सिंह का मृत्यु हुआ तो फिर श्री बाबर सिंह के पास आ गया। और बाबर सिंह का सपना था कि जो भी भगत सिंह ने अपने विचार को लिखे हैं वह लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए कि भगत सिंह के बारे में कहा जाए तो वो सबके आइडियल हैं। जैसे कोई अमीर है, गरीब है, किसान है, स्टूडेंट है। यूथ के बारे में तो कहना नहीं, यूथ के काफ़ी ज़्यादा आइडियल हैं। उनकी उम्र महज 24 साल थे। 24 साल में 23 साल या कुछ महीना कर सकते हैं, उनको फांसी पे चढ़ गया। और जब फांसी पे चढ़े तो उनके मन में मतलब डर नहीं था कि जिंदगी को जा रहा है, इसलिए कि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था उनको। 24 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं कहा जाएगा। फिर इस बुक को हमने मंगाया और जब पढ़ा भगत सिंह की जेल डायरी, तो हमें लगा कि लोगों को भी जानना चाहिए कि भगत सिंह का क्या सोच था जिंदगी और मौत के बारे में। और इसी में अगर जिंदगी मौत के बारे में कहे तो उनका मौत के बारे में कहना था कि अगर हम अमर होते तो हमारी जिंदगी काफ़ी दुखदाई होता। बेशक मरना कठिन है, लेकिन यह सोचकर अच्छा लगता है। फिर इसी बुक में जगह वो लिखते हैं कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। तो इस तरह से उनकी सोच थी। तो यही मेरा प्रयास है कि ये जो बुक हम लिए हैं भगत सिंह की जो जेल डायरी है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक अपना हम जो चैनल है मेरा उसमें इसको डाल सकें, चाहे ऑडियो के माध्यम से या स्क्रीनशॉट जहाँ पर जरूरत पड़े वो पर, या बोल करके, कि जो लोग नहीं पढ़े उसके लाभ उठा सके और जान सके कि भगत सिंह का क्या विचार थे। तो यही मेरा प्रयास रहेगा कि इस बुक को शुरू से लेकर अंत तक डाल दें। और लोग, चूँकि हम पढ़े हैं तो चाहते हैं कि लोग भी इसका लाभ उठाएं। यही मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। तो इस बुक को शुरू करते हैं। और शुरू में जैसे कवर पेज को देख रहे हैं हम, तो कवर पेज में कि भगत सिंह जेल डायरी लिखा हुआ, फिर नीचे में भगत सिंह की जो चित्र है ये उनके सबसे लोकप्रिय चित्र है। ये हम लोग अक्सर कहीं भी देख लेते हैं, चाहे मूवी में हो या फोटो कहीं मिलता भी है, तो ये पिक्चर जो है मैक्सिमम जगह लगाया जाता है, इसलिए कि उनका ये जो फोटो जितना भी उसमें सबसे बेहतरीन पिक्चर था। फिर उसके नीचे प्रस्तुति है यादविंदर सिंह संधू, जो भगत सिंह के सुपौत्र हुए, वो भी शहीद भगत सिंह के सुपौत्र। फिर है कि आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे भगत सिंह जेल डायरी है, तो जेल डायरी की मूल प्रति शहीद आजम भगत सिंह लिखा हुआ। फिर उसी में जैसे लिखा कि वह मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। फिर है प्रभात पेपर बैग से। और आगे में जब पेज उलटते हैं तो फिर है कि लिखा हुआ कि पब्लिकेशन का, प्रकाशन का नाम लिखा हुआ, बुक का दाम 400 रुपये है लिखा हुआ, लेकिन हमने अमेजन से मंगाया तो 373 रुपये पड़ा था। और उसमें सर्विस टैक्स लगा करके है, जो अपना ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जोड़ के लेती है। फिर अगला पेज पे है कि स्वर्गीय श्री बाबर सिंह संधू जी का फोटो है, जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही है जिन्होंने बुक को सब संकलित किया, उनके जेल डायरी को। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे प्रिय पिताजी श्री बाबर सिंह संधू की मधुर स्मृति में शहीद भगत सिंह के बलिदान को जेल में लिखे शहीद आजम के विचारों को सामने लाना उनका सपना था। मेरी कामना है कि उनके बलिदान की यादें लोगों के दिलों में फिर से ताज़ा हो जाएं। इस पुस्तक की प्रस्तावना को देखें तो उसमें लिखा है, भगत सिंह के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमेशा मन में उठता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी प्रेरणा, हिम्मत और ताकत उन्हें कहाँ से मिली। उनकी उम्र 24 वर्ष भी नहीं हुई थी और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस पुस्तक से हमें इस प्रश्न का उत्तर पाने में काफ़ी
हद तक मदद मिल सकेगी। लाहौर सेंट्रल जेल में आखिरी बार कैदी रहने के दौरान भगत सिंह ने आज़ादी, इंसाफ, खुददारी और इज्जत के संबंध में महान दार्शनिकों, विचारकों, लेखकों तथा नेताओं के विचारों को खूब पढ़ा और आत्मसात किया। इसी के आधार पर उन्होंने जेल में जो टिप्पणियाँ लिखीं, यह पुस्तक उन्हीं का संकलन है। भगत सिंह ने यह सब भारतीयों को यह बताने के लिए लिखा कि आज़ादी क्या है, मुक्ति क्या है और इन अनमोल चीज़ों को बेरहम तथा बेदर्द अंग्रेज़ों से कैसे छीना जा सकता है, जिन्होंने भारतवासियों को बदहाल और मजलूम बना दिया था। जेल टिप्पणियाँ एक सुंदर लाल कपड़े के आवरण वाली नोटबुक में लिखी गई है। इसके 206 लीव्स 404 पृष्ठ हैं, जिनका आकार 21 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई है। यह एक लंबे टैग से बंधे हुए हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या काले रंग से ऊपर के दाएं कोने पर अंकित है। मौसम, धूल आदि के प्रभाव से बचाने के लिए पृष्ठों को लेमिनेट किया गया है। दुर्भाग्य से इसके कारण स्कैनिंग की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नोटबुक के पृष्ठ 1 पर निम्न प्रविष्टि से पता चलता है कि यह जेल के अधिकारियों द्वारा भगत सिंह को 12 सितंबर 1929 को दी गई थी। यह नोटबुक भगत सिंह की अन्य वस्तुओं के साथ उनके पिता सरदार किशन सिंह को भगत सिंह की फांसी के बाद सौंपी गई थी। सरदार किशन सिंह की मृत्यु के बाद यह नोटबुक भगत सिंह के अन्य दस्तावेजों के साथ उनके सरदार किशन सिंह, पुत्र श्री कुलबीर सिंह और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र श्री बाबर सिंह के पास आ गई। श्री बाबर सिंह का सपना था कि भारत के लोग भी इस जेल डायरी के बारे में जानें, उन्हें पता चले कि भगत सिंह के वास्तविक विचार क्या थे। भारत के आम लोग भगत सिंह की मूल लिखावट को देख सकें। आखिर वे प्रत्येक जाति धर्म के लोगों, गरीबों, अमीरों, किसानों, मजदूरों सभी के हीरो हैं। भगत सिंह के चिंतन की गहराई और दृष्टि तथा मानव के प्रति उनके प्रेम को उनके इन शब्दों से समझा जा सकता है कि हमारे सियासी दलों में ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक विचार है कि विदेशी हुक्मरानों से लड़ना है। यह विचार बहुत काबिले तारीफ़ है, लेकिन इसे क्रांतिकारी विचार नहीं कहा जा सकता। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्रांति का मतलब सिर्फ उथल पुथल या खूनी संघर्ष नहीं है। क्रांति का सही मतलब ऐसा कार्यक्रम है जिससे नई और बेहतर बुनियाद पर समाज का व्यवस्थित पूर्ण निर्माण किया जा सके। यह कार्य मौजूदा हालात यानी शासन को पूरी तरह से खत्म करके किया जाना चाहिए। जेल डायरी के पृष्ठ 43 पर मनुष्य और मानव जाति के विषय में उन्होंने लिखा है कि मैं एक इंसान हूँ और मानव जाति को प्रभावित करने वाली हर चीज़ से मेरा सरोकार है। भगत सिंह जोशों खरोश से लबरेज क्रांतिकारी थे और उनकी सोच तथा नज़रिया एकदम साफ था। वह भविष्य की ओर देखते थे। वास्तव में भविष्य उनकी रग रग में बसा था। पूछा जा सकता है कि भगत सिंह ने किस तरह के भविष्य का सपना देखा था, वे इसे किस तरह हकीकत में बदलना चाहते थे। मौजूदा हालात में भगत सिंह की जेल नोटबुक की टिप्पणियाँ ही इन सवालों का जवाब दे सकती हैं। यह पुस्तक अखिल भारतीय खत्री सभा के अध्यक्ष श्री जितेंद्र महाराज जी, मेरे माताजी श्रीमती सुरसिंदर कौर, मेरी बहन श्रीमती मंजुला तूर तथा मेरे जीजाजी श्री भूपेंद्र सिंह तूर के आशीर्वाद के बिना
पूरी नहीं हो सकती थी। मैं इस पुस्तक को साकार रूप देने की प्रेरणा और सहयोग के लिए एडवोकेट तरीसी महाजन का अत्यंत आभारी हूँ। निरंतर सहयोग के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ एस.के. शर्मा, उमेद सिंह, शरीफ चौधरी, विपिन झा, दीपक शर्मा, ओम प्रकाश व अनीता भाटी का आभारी हूँ। यादविंदर सिंह संधू। अब इसी में आगे देखते हैं जो भगत सिंह ने लिखा है, जिंदगी का मकसद। जिंदगी का मकसद अब मन पर काबू करना नहीं बल्कि इसका समरसतापूर्ण विकास है। मौत के बाद मुक्ति पाना नहीं बल्कि दुनिया में जो है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। सत्य, सुंदर और शिव की खोज ध्यान से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी के वास्तविक अनुभवों से करना भी है। सामाजिक प्रगति सिर्फ कुछ लोगों की नेकी से नहीं बल्कि अधिक लोगों के नेक बनने से होगी। आध्यात्मिक लोकतंत्र और सार्वभौम भाईचारा तभी संभव है जब सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जीवन में अवसरों की समानता हो। अगर इसमें अब भूमिका की बात करें तो उसमें लिखा है कि अमर शहीद भगत सिंह की जेल डायरी का हिंदी में प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना है। भारत के लोग 20वीं सदी के अपने जिन महान वीर सपूतों और सुपुत्रियों को गहरे प्यार एवं आत्मीय भाव से गौरवपूर्वक याद करते हैं, उनमें एक मुख्य सपूत हैं शहीद आजम भगत सिंह। फिर ब्रिटिश राज ने लगभग आधे भारत में सन 1858 में सीधे शासन संभाला। वो एक्ट के थ्रू शासन संभालते थे ब्रिटिश लोग। 1858 में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद है कि जो शासन है कंपनी से लेकर ब्रिटिश शासन महारानी विक्टोरिया ने अपने अधीन कर लिया था वह। उसके बाद फिर जैसा कि ब्रिटिश कूटनीति का स्वभाव था और पहले से तो वे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की लानत मलामत करते रहे, उसकी असत्यपूर्ण और घिनौनी करतूतों को अन्य ब्रिटिश अनैतिक तथा असत्य से भरी बताकर उसे अफसरों पर महाभियोग लगाते रहे। क्लाइव हेस्टिंग आदि पर मुकदमे चलाए, जिसके बचाव में उन्हें कहना पड़ा कि हम वहां ब्रिटिश आचरण का पालन न करें। मुनाफे के लिए जो कुछ जरूरी है वे सब कर रहे हैं। इसमें बिना कानून पढ़े हुए लोगों को जाली जज बनाना भी शामिल है। सोचिए अंग्रेज समय कैसा स्थिति था कि जज भी जाली बनाया गया था, तथा फर्जी मुकदमे चलाकर भारतीयों के धनियों एवं राजपुरुषों को दंडित करने का प्रयास भी शामिल है। ये तो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग तो मालूम है कि डलहौजी का व्यक्तिगत जो सिद्धांत था, कई राज्यों को उसने हड़पा था। फिर परंतु बाद में जब कंपनी की काली करतूतों के कारण भारतीय लोग उन्हें मार भगाने लगे तो एक झूठी अफवाह उड़ाकर कि भारत में निर्दोष अंग्रेज स्त्रियों बच्चों का अकारण कत्ल किया जा रहा है, उनकी रक्षा की आड़ लेकर सन 1857 में ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी पहली बार भारत के उस हिस्से पर कब्जा करने आ गई जिस पर कंपनी छलपूर्ण दावे कर रही थी। उन दिनों ब्रिटिश एक पूर्ण नेशनल स्टेट बनने की प्रक्रिया में था पर बना नहीं था। उसके पास बहुत व्यवस्थित और बड़ी सेना नहीं थी, इसलिए उसने भारत के उन राजाओं और नवाबों से संधियां की थी, संधियां जो बीच इंग्लैंड और मैत्री पूर्वक संपर्क में आए थे। इस संधियों के बाद ब्रिटिश राज सन 1858 में कलकत्ता को मुख्यालय बनाकर आ तो गए, परंतु तभी वे अगले 50 वर्षों तक दिल्ली में राजधानी बनाने की हिम्मत नहीं हुई। लगभग आधे भारत में ब्रिटिश राज होने के 50वें वर्ष में सन 1907 में भारत के इस भाग्यवान सपूत का जन्म हुआ, यानी भगत सिंह का। उसी दिन उनके पिता किशन जी और चाचा अजीत सिंह जेल से छूट कर आए। कितना शुभ दिन जन्म हुआ भगत सिंह का, कहना नहीं। फिर है कि इसलिए दादी ने बच्चे को भाग्यवान कहकर उनका नाम भगत सिंह किया। वे सचमुच भाग्यवान थे। देश के जीवन अर्पित कर 24 वर्ष की आयु में ही अमर हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। सही बात है, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा देश के लिए भी, उनके परिवार के लिए, सभी के लिए। इसमें के सन 1905 में कर्जन ने
बंगाल बांटने की घोषणा की। बंगाल विभाजन हम लोग पढ़ते हैं कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने की थी। जबकि बंगाल के भी अनेक राजाओं एवं रानियों ने ब्रिटेन से संधि की थी। उस कुचाल के विरोध में भारतीय देशभक्ति एवं वीरता की प्रचंड ज्योति जल उठी। श्री अरविंद जी एवं रास बिहारी घोष जी आदि ने उस ज्योति को निरंतर तीव्र बनाए रखा। स्वदेशी सत्याग्रह एवं देशभक्ति का विराट राष्ट्रीय परिवेश बन गया। भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह भी महान क्रांतिकारी थे। यानी कि भगत सिंह का फैमिली के ये तो महान क्रांति सभी लोग थे, जिसे अंग्रेज शासन ने देश से निकाल दिया था, उनके चाचा अजीत सिंह को। वस्तुतः 18वीं सदी का भारत समस्त यूरोप के बराबर था। स्वयं भगत सिंह जी ने पृष्ठ 277 जेल नोट्स 287 पर नोट किया है कि भारत ग्रेट ब्रिटेन से 20 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से भारत लगभग 36 गुना बड़ा था। इसलिए इस विशाल क्षेत्र में अनेक राजनीतिक कार्य साथ साथ हो रहे थे। भगत सिंह जेल नोट्स 287 पुस्तक के पृष्ठ 277 में स्मरण दिलाया कि भारत में 600 राज्य हैं। जो राजवाड़े थे वो 600 के करीब थे ही। बंबई और मद्रास जैसे इटली से भी बड़े राज्य हैं। बर्मा उन दिनों भारत एक राज था। सही बात है, बर्मा उन दिनों भारत का ही राज था, जो फ्रांस नेशन स्टेट से अधिक बड़े आकार का था। वे ये भी स्मरण दिलाते हैं कि भारतीय लोग समस्त मानव जाति का पंचमांस है। अतः यहाँ ब्रिटिश भारत क्षेत्र में स्वशासन की आशा जगाते ही अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग राजनीतिक जोड़ तोड़ में जुट गए। वहीं देश के वीर युवक युवती इन बाहरी अजनबी फिरंगियों को मार भगाने में जुट गए, यानी कि क्रांतिकारी बन गए जो यूथ थे। ठंडी धारा के सबसे बड़े नेता नरम दल और गरम दल तो लोग पढ़े ही हैं, तो नरम दल के जो नेता थे गांधी जी, जिन्होंने सन 1908 में ही हिंद स्वराज लिखी, जो वस्तुतः भारतीयों के अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हम लोग सब जानते हैं गांधी जी सहित अहिंसा में विश्वास रखते थे। वही लोकमान्य तिलक जी, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र जी, सचिंद्र सान्याल जी, श्री अरविंद जी, चित्तरंजन दास जी, वीर सावरकर जी, फिर राजगुरु जी आदि ने वीरता पूर्ण देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला साहित्य रचा। वस्तुतः ये दोनों धारणा एक गहरे अर्थ में परस्पर पूरक थी, परंतु कई स्तरों पर इनमें परस्पर विरोध भी था। फिर है कि अंग्रेजों ने स्वयं के न्याय प्रिय शांति प्रिय होने का प्रचार ऐसा खूबी से किया कि लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में भारत के वीर एवं तेजस्वी युवक युवतियां भी कांग्रेस से जुटने लगे। आज लोग भूल जाते हैं कि चित्तरंजन दास जी, सूर्य सेन जी, जतिन दास जी, योगेश चंद्र चटर्जी जी, सचिंद्र नाथ सान्याल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, सुखदेव जी, भगवती चरण बोहरा जी, शिव वर्मा जी, जयदेव कर्पूरी जी आदि सभी ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। जब चौरा चौरी की एक मामूली घटना का बहाना लेकर अंग्रेजों की मित्रता के प्रभाव में आए गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया था। देखिए गांधी जी पे यहाँ पे आरोप लग रहा है कि चौरा चौरी का एक छोटा सा घटना हुआ था, उसके बाद से आंदोलन को स्थगित, और सही बात है गांधी जी ने स्थगित किया था। तब क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी दल का गठन किया। फिर है कि भाई परमानंद जी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी, ठाकुर रोशन सिंह जी आदि आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। स्वयं भगत सिंह पंजाब के समाज सुधार आंदोलनों से जुड़े परिवार के थे। जब गांधी जी ने अचानक सत्याग्रह बंद करो की घोषणा की, तब पहली बार हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ बनाकर क्रांतिकारियों ने काम प्रारंभ किया। सन 1924 में सचिंद्र सान्याल ने इस संघ की रूपरेखा तैयार कर काम शुरू किया। बाद में यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना। बाद में उस संगठन का नाम उन्होंने बदल दिया था। इस एसोसिएशन की स्थापना सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह आदि ने की थी। इन तथ्यों का स्मरण आवश्यक है। फिर है कि लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसाने वाले क्रूर अंग्रेज पिशाच का बदला लेने के लिए सैंडर्स का वध किया गया था। वो जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसी के विरुद्ध में सैंडर्स को मारा गया था।
अगले वर्ष असेंबली में पर्चा फेंक कर भारत का पक्ष प्रस्तुत किया गया। फिर है कि स्पष्ट रूप से यह सामान्य घटना थी। बटुकेश्वर दत्त जी एवं भगत सिंह ने केवल ध्यान खींचने के लिए मामूली विस्फोट किया था। न कोई मरा न बुरी तरह घायल हुआ, पर इतने से काम को भीषण अपराध बताकर फांसी दे दी गई। सही बात है, उस जो असेंबली में बम फेंका गया था भगत सिंह के द्वारा, तो कोई हताहत नहीं हुआ था। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। यह एक पापपूर्ण ब्रिटिश न्याय का उदाहरण है। दुर्भाग्यवश भारत में आज वही गलत न्यायिक एवं कानूनी ढांचा कायम है। फिर है कि सन 1948 के बाद कांग्रेस ने अपने दोषों को छिपाने के लिए हिंसा अहिंसा की झूठी बहस खड़ी की, जो इस वर्ष में विषय में निरर्थक है। मुख्य बात यह है कि तेजस्वी वीर युवक युवतियों को अंग्रेज एक बाहरी आताती दिखते थे। ठंडी धारा के नेता उनसे मधुर संबंध बनाकर धीरे से स्वशासन का सूत्र स्वयं संभाल लेना चाहते थे। वे इसी प्रकार भारत के नए राजा बनने की कूटनीति कर रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने अकारण भारतीय राजाओं की निंदा शुरू कर दी थी। फिर एक ही क्रांतिकारियों के लिए यह भारत माता की आन बान शान का प्रश्न था। ठंडी धारा के नेताओं के लिए समस्त स्वाधीनता आंदोलन राजनीतिक चालों का अंग था। ये दो नितांत विभिन्न प्रवृत्तियां, इनकी तुलना असंभव है और इसमें परस्पर विरोध दिखाना भी व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों धाराएं परस्पर विजातीय हैं। दोनों की प्रेरणाएं अलग है। पहली की प्रेरणा है शुद्ध देशभक्ति, तो दूसरी की प्रेरणा है राजनीतिक राष्ट्रवाद की आड़ में सत्ता पर काबिज करना। फिर है कि हिंसा अहिंसा आदि राजनीति के लिए केवल नारे होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं अहिंसावादी धारा ने भी लाखों भारतीयों को मरवाया है, जेलों में सड़ाया है, घायल किया है। विभाजन की जिम्मेदारी अहिंसावादी धारा की थी, उसमें लाखों भारतीयों की हत्या हुई, जिसकी जिम्मेदारी भी इस धारा की बनती है। सही बात है, काफी लोग मारे गए थे इस विभाजन में। सन 1948 के बाद भारतीय वीरों एवं विभूतियों को वैचारिक टकराव के झूठे मुहावरों में दिखाया जाता है। यह गलत है। भगत सिंह की देशभक्ति, तेजस्विता, साहस, पुरुषार्थ, प्रेरणा एवं वीरता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की नई पीढ़ी के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगत सिंह को 24 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि 24 वर्ष में उनको फांसी दिया गया था। 24 वर्ष में युवक को वैचारिक मतवाद के चश्मे से देखना मूर्खता है। महत्वपूर्ण है कि वह ऊर्जा और प्रकाश में जो उन्होंने देश में फैलाया। 22वें वर्ष में तो वे बंदी बना लिए गए। इतने कम उम्र के युवक में वैचारिक पंथवाद ढूंढना अटपटा है। फिर है कि इस जेल डायरी को पढ़ना, ऊर्जा और प्रकाश के उस दिव्य स्रोत को समझना है। जेल डायरी के पन्नों से हमें पता चलता है कि भगत सिंह जहां गुरु नानक देव महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, विलियम वर्थ जी आदि के जीवन एवं विचारों से प्रभावित थे, वहीं मार्क्स, एंजल्स, बुखारिन, लेनिन, बर्ट्रेड रसेल के विचारों से भी आकर्षित थे। हम लोग सभी जानते हैं कि भगत सिंह घोर नास्तिक थे। तो मैं नास्तिक क्यों बना उसके लिए एक अलग बुक है, लेकिन इसको पढ़ने से भी थोड़ा हम लोग मालूम चलेगा कि वो उनका विचार कैसे नास्तिक मतलब बने। तो शुरुआत तो कुछ नहीं, यहाँ तो मिलेगा ही। फिर देखते हैं कि भगत सिंह की जेल डायरी के नोट्स 47 पृष्ठ 91 में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंग्लैंड की विषमता तथा लूट के तथ्य लिखते हैं। वे बताते हैं कि उन दिनों भयंकर लूटपाट के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,50,00,000 लोग भयंकर गरीबी में जी रहे थे, जबकि वहाँ 30 लाख बाल मजदूर थे। देखिए वहाँ का बात हो रहा अमेरिका का। फिर है कि उन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या 4 करोड़ थी। इस प्रकार वे इंग्लैंड में 2/3 लोगों को भयंकर गरीबों में जी रहे दर्शाते हैं, जबकि नामवांश लोगों के पास इंग्लैंड की कुल संपदा का 50% है। इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजपुरुष एवं संपन्न लोग 20वीं सदी के पूर्वार्ध में किस प्रकार आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे और मार काट रहे थे, यह भगत सिंह की जेल डायरी 148वें नोट्स पृष्ठ 229 सहित अनेक स्थानों पर सप्रमाण दर्शाया गया है। हम लोग जानते हैं सर कि जो ब्रिटेन है
अमेरिका है, लोग आपस में काफी, ब्रिटेन खासकर जो यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने काफी आपस में युद्ध किया। फिर भगत सिंह की जेल नोट्स 286 पृष्ठ 275 से पता चलता है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भी इंग्लैंड में खेती करने वाले लोगों का प्रतिशत आबादी के 12वें हिस्से से भी कम था, जबकि भारत में लगभग 3/4 लोग किसान थे। उसी पृष्ठ में वे मॉन्टफोर्ड की रिपोर्ट का उदाहरण देकर बताते हैं कि भारत के 32 करोड़ लोगों में 22 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। वस्तुतः यह तथ्य है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भी इंग्लैंड अपनी जिस आबादी का उद्योगों में लगा दसरा रहा था, वे सभी लोग शहरों में 18-18 घंटे जी तोड़ मेहनत मजदूरी कर रहे थे। फिर उन दिनों वहां उद्योग का मुख्य अर्थ बढ़ईगिरी, लोहारी, कपड़ा बुनना, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई आदि ही था। कारखाने के नाम पर मुख्यतः कपड़ा मिलें शुरू हुई थी। इंग्लैंड का सघन औद्योगिकरण तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही हुआ है। रेल, बिजली, बड़े उद्योग व्यापक रूप में उसी समय फैले। 19वीं सदी में तो वे नाम मात्र के शुरू हुए थे। फिर थोड़ा सा और है, खत्म करते हैं इसको, कि ऐसे अडिग वीरता, प्रचंड देशभक्ति, साहस, उदारता, तेजस्विता और विराट आत्मीयता जीवन के बड़े सत्य के आंतरिक आध्यात्मिक बोध से आती है, किसी वैचारिक पंथवाद से नहीं। सन 1948 के बाद का राजनीतिक भारतीय नेतृत्व इस तथ्य का स्वयं प्रमाण है। वह मतवादों में बढ़ा चढ़ा है, पर आंतरिक सत्य से रहित है, इसलिए उसमें भगत सिंह के बड़प्पन की छींट भी नहीं दिखती। उसी बड़प्पन में से उनकी बड़ी जिज्ञासाएं उपजी। न्याय, गौरव, स्वाधीनता, राज और समाज तथा मानव जीवन एवं जगत के सत्य रूप की जिज्ञासाएं। इस बड़प्पन के कारण शहीद आजम भगत सिंह भारत के हर देशभक्त के हृदय का स्पंदन है, चाहे वह किसी भी समूह, पंथ, वर्ग, जाति, श्रेणी, नर, नारी, युवा, वृद्ध, कोई भी हो। यह जेल डायरी उस महान हुतात्मा के बड़े व्यक्तित्व की झलक देती है। इसके हिंदी संस्करण की प्रस्तावना लिखते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। अमर शहीद की स्मृति में मैं प्रणत हूँ। उनके सभी परिजनों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धापूर्ण प्रणाम निवेदित है। शहीद भगत सिंह के सुपुत्र श्री यादविंदर सिंह संधू इस महत् कार्य के लिए विशेष साधुवाद के पात्र हैं। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड और शहीद भगत सिंह स्मारक न्यास ने अश्रुत कार्य किया है। मेरी दृष्टि में मुमकिन है कि किन्हीं महान ऐतिहासिक विभूतियों के तथ्यात्मक मूल्यांकन में त्रुटि हो सकती है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना के साथ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी भावना निर्दोष है। अगर मूल्यांकन करने में कुछ भूल चूक हो जाती है तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का प्रबल पक्षधर हूं कि इतिहास के मूल्यांकन व पूर्ण लेखन की महत्ता आवश्यकता पर बहस अवश्य होनी चाहिए, यानी कि उनके एनालिसिस होनी चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, जो हो निष्पक्षता से। फिर कौलेशेंद्र सिंह, बड़े राजा, चंदापुर भवन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश है। अब एक अगला संपादकीय है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। चलिए, धन्यवाद।